हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एगेलुडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी स्केचर का 2 जुलाई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो जो लोग भी अभी तक हमसे नहीं जुड़े तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन द रिविजन मार्क्स रिया और रीता का 6 सब्जेक्ट्स में 12 एग्जाम सीबीएसई मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है 140 एंड इंग्लिश आईपी बायोलॉजी है 180। ठीक है। फिर पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीदा इन पीसीएम। ठीक है, रीदा का मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया, मतलब कितना परसेंटेज पूछा गया इन पीसीएम। पीसीएम अब ये है मेरा रीदा, मतलब ये वाला देखो 60 और 80 है, तो ये वाला बीच में होगा 70, ये मेरा आ गया 70, ये है मेरा 110 और यहाँ है केमिस्ट्री, ये मेरा हो जाएगा 120। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर देखो, 120 प्लस 100 230, 230 प्लस 70, ये मेरा हो गया 300 और टोटल मेरा मैक्सिमम 3 इंटू 140, 3 इंटू 140, ठीक है, इंटू 100 यही हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 100, ठीक है, 100 कट गया और ये 20 से कटेगा ये 5 और ये हो जाएगा 7। अल्टीमेटली ये मेरा हो गया 5/7, 5/7 इंटू 100। अब देखो 1/7 का वैल्यू क्या है 14, 2/7%। तो 5/7 क्या होगा, तो इंटू 5 हो जाएगा। 540 कितना होता है 70 और यहाँ पर 10, तो 70 प्लस 10/7, तो ये अल्टीमेटली आ गया 1। तो 71%, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट, 71 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड XYZ आर 12.96 and 635.04 respectively. If QR is 2.9, then the length of YZ. बहुत अच्छे देखो, तो जैसे ही ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ, ठीक है, इन दोनों का रेशियो फिर क्या होगा यहाँ पर 1296 होल डिवाइड बाय 63504 पॉइंट्स हम लोग हटा दिए। ठीक, अब देखो साइड का जो स्क्वायर होता है जनरली उसका ही यहाँ पर जो एरिया होता है वही हम लोग लिखेंगे। ये फिर क्या रहेगा साइड का स्क्वायर, साइड मतलब PQR का साइड और ये होगा मेरा साइड XYZ। तो PQR और XYZ इन दोनों का स्क्वायर ही तो ये एरिया का रेशियो टाइप का आएगा। ठीक, अब देखो अगर हम लोग 6 से काटना शुरू करें, ये क्योंकि ये देखो 6 से जा रहा है तो अब इसे 6 से काटेंगे, तो ये कितना हो रहा है देखो 2 हो रहा है, 6 to 12, तो ये मेरा हो जाएगा 16, 6 1 6, 6 5 30, 30 बचा 50, 6 8 48 बचा 2 4, 6 4। अब क्या ये 6 से जा रहा है, देखो वो तो जाएगा। अब इसको देखते हैं, हाँ ये 2 से है और 5 और 6 5 से 12, बिल्कुल ये भी जाएगा 6 से। तो ये मेरा हो रहा है 36 और ये कितना हो रहा है देखो, ये हो रहा है मेरा 6 2 मेरा 12 बचा 38, 6 6 36, ठीक है, बचा 24, ये 4। क्या ये अभी 6 से जाएगा, 4 दूनी 6 एकदम जाएगा। ये मेरा हो गया 6, ये मेरा 6 4 6 24 बचा फिर 2 4, फिर 6 4 24, फिर ये 2 से जाएगा ये 3, ये मेरा जा रहा है 22। अल्टीमेटली ये मेरा कितना है, ये मेरा आया 3/22, यही है। और जो मेरा यहाँ पर दे दे QR का वैल्यू, यहाँ पर जैसे QR इसका है तो QR यहाँ पर लिखेंगे ऐसे इक्वल्स टू QR कितना 2.9 और ये X, ठीक है 2.9 और ये X। तो ये मेरा भी पूछा गया है X, क्योंकि यहाँ पर YZ पूछा गया है, YZ नीचे आएगा तो X। तो X का वैल्यू क्या आएगा, X का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2.9 इंटू 22 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 2.9 इंटू 22 डिवाइड बाई 3। तो अब इसको करते हैं 2.9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो क्या होगा देखो यहाँ पर 9 2 18, 8 कैरी 1, 2 4 1 5, ठीक है। अब ये भी सेट 58, 8 3 6, 63.8। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो मेरा आ जाएगा 2 1, 2 आएगा, ये 1 आएगा, 2 1 समथिंग, 2 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 2 1 किसके करीब है, ठीक है, 2 1 अगर देखा जाए 2 1 किसके करीब है, 2 1 देखो इसके करीब है, लगभग 2 1, ठीक है। ये ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है। 2 1 देखो इसके करीब जस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, 2 1 किसके करीब है, इसके करीब है 1 पॉइंट। तो ये 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इफ ABC XY in ABC XY is drawn parallel to BC in triangle ABC, ट्रायंगल ABC मान लो ये A है, ये B है, ये C है। अब XY is drawn parallel to BC, XY is drawn parallel to BC cutting side X and Y, AB is 5.4, AB कितना है टोटल है मेरा 5.4, BC है 7.2, BX कितना है मेरा यहाँ पर 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY, XY पूछा गया है।
ठीक है, एक्स वाई पूछा गया है। तो एक चीज देखो, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2.4। ठीक, ये हमारा होगा 2.4। तो 2.4 है यहाँ, तो इन दोनों का रेशियो ए एक्स बाई ए बी शुड बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ए एक्स बाई ए बी शुड बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाई, यहाँ पर बी सी ये होना चाहिए। ए एक्स कितना है 2.4, ए बी कितना है यहाँ पर 5.4। ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू एक्स वाई, मुझे यहाँ पर पता नहीं, एक्स बी सी मेरा किया है यहाँ पर 7.2। तो 18 अगर देखा जाए, ठीक है, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 3 से कटेंगे यहाँ पर 0.8, तो 4 से कितना आएगा 3.2। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्स का हमारा वैल्यू क्या आएगा, एक्स का हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा 4 इंटू 0.8 दैट इज 3.2। ओके, 4 नंबर देखो, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एज शोन इन द गिवन फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O is 49। तो द सर्कल सेंटर O is 49 and the radius of the circle center is है, तो ये वाला जो रेडियस है ये कितना है, दिस रेडियस इक्वल्स टू 49 और ये जो रेडियस है ये मेरा है 16। ठीक है, ये मेरा है 16। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट BC का। तो ये जो कॉमन टेंजेंट जो है ये मेरा क्या कॉमन टेंजेंट है, ये इसको पता होना चाहिए। ये मेरा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये क्या है मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और DCT का मेरा वैल्यू के जो फॉर्मूला क्या होता है वो मेरा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर। कितना है डिस्टेंस, ये है 49 और ये है 16, तो ये मेरा हो जाएगा 65। ठीक है, जो मेरा D है वो है मेरा यहाँ पर 65, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर D। ठीक, तो 65 का स्क्वायर और ये क्या है मेरा R1 माइनस R2, मतलब R1 मान लो कोई भी है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 65 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो 49 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखो 65 और यहाँ पर 33, ठीक है, 65 यहाँ पर 33, 65 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसे निकालें 65 प्लस 33 कितना आएगा यहाँ पर देखो 98, 65 माइनस 33 कितना आएगा यहाँ पर 3 से 2 करेंगे, 3 से 32 आ गया, तो 98 इंटू 32। अब 98 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 98 का हम लोग 49 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 49 इंटू 2 और ये मेरा जाएगा 32 को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 16 इंटू 2। तो ये मेरा आ जाएगा 7, जैसे रूट से बाहर निकलेगा, जैसे रूट से इसको बाहर निकालेंगे ये मेरा आ जाएगा 7, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 2 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो 56। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 15 and 4x plus 8y is equal to 13 will be। अब ये दोनों लीनियर ग्राफ जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट्स, क्या है ये। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, या तो कोइंसिडेंस होगा या पैरेलल होगा। अब देखो, तो x plus 2y है इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x plus 8y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर x देखो, ठीक है, अगर बोले a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। अगर ये होता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो टू इक्वेशंस होंगे वो हमारे पैरेलल होंगे, पैरेलल। तो a1 क्या है, कोई भी इक्वेशन का ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0, कोई भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो a कौन होगा, जो x के साथ रहेगा, b कौन होगा, जो y के साथ रहेगा। अब देखो पहला केस में a1 by a2, a1 कहाँ है 1 है सिर्फ, तो 1 by और a2 कहाँ है 4, 1 by 4। b1 by b2 देखो, b1 by b2, b1 क्या है यहाँ पर 2, b1 है यहाँ पर 2 और b2 क्या है 8, इसको जैसे काटेंगे ये मेरा 1 by 4 आ गया। तो 1 by 4 इक्वल्स टू 1 by 4, बिल्कुल ये तो हमारा मैच हो रहा है। a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 को मैच नहीं होगा, 15 और ये 13 है मैच नहीं होगा, तो हेंस दे आर पैरेलल इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैंने इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स क्यों नहीं किया, या कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखने से ही लग जा रहा है। देखो यहाँ पर ये जो 1 है ये 4 है, ये मान लो 2 है, ये 8 है, ये बिल्कुल एक मल्टीपल है, देख रहा है,
ये है मल्टीपल, ये y भी है, इसका कोई भी एक मल्टीपल। तो जैसे ही मुझे ये वाला नजर आया तो ऑब्वियसली मैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 में लगा के एक बार चेक करूंगा। मेरा इसमें आ गया पैरेलल, इधर में आ गया, इसलिए मुझे और भी कोई जो भी मेरा ऑप्शन है उसको चेक करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, a boat can travel 60 km downstream in 4 hours if if the speed of the boat in still water is 13 km, then what time will it cover 30 km upstream? अब देखो 60 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम में कवर करना। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में होता है वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ये होता है प्लस डाउनस्ट्रीम में, ये होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड में, डिस्टेंस नहीं, ये होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर ये 13 है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ जो स्ट्रीम होगा वो कुछ होगा, कुछ भी होगा, ऐसा होगा। लेकिन बोला क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरा यहाँ पर 60 है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो मेरा कितना है 60 किलोमीटर है, और टाइम जो कवर किया वो क्या है, मेरा 4 आवर्स है। तो ऑब्वियसली जो मेरा स्पीड होगा वो कितना होगा, स्पीड मेरा होगा वो मेरा होगा 15, डिस्टेंस बाय टाइम इट इज 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ स्टील वाटर कितना है 13 है, तो प्लस एक्स करना है, जो मुझे 15 चाहिए, तो एक्स का मेरा वैल्यू क्या होगा, एक्स का मेरा वैल्यू यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे ही 2 किलोमीटर पर आवर आया, मुझे अपस्ट्रीम जाना कितना 30 किलोमीटर जाना अपस्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा रिलेटिव स्पीड, वो मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर माइनस क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर 30 बाई ये 13 माइनस 2 दैट इज 11, तो कितना है यहाँ पर देखो 2/8 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5% एंड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर इट डिमिनिश्ड बाय 5%। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इट्स पॉपुलेशन इज 47880। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब देखो, मान लो कोई भी एक ईयर है, मान लो ये एक फर्स्ट ईयर है, ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में क्या था, इंक्रीज किया 5%। 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 5% का मतलब यहाँ पर होता है 1/20, ठीक है। तो पहले कितना था, 20 था पहला फर्स्ट, एक साल बाद कितना यहाँ पर हुआ 21, एक मेरा बढ़ गया तो आ गया 21। सेकंड में देखो डिमिनिश हुआ, तो डिमिनिश 5% का मतलब 20 था, डिमिनिश 19 आ गया, यही था, ठीक है, 19 आ गया। तो अब देखो बोला गया है एट द एंड द सेकंड ईयर इज पॉपुलेशन इज 47880। अब एक चीज ध्यान से देखो, पॉपुलेशन तो ऐसा था ना, देखो ये तो मेरा फर्स्ट पॉपुलेशन था फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का पॉपुलेशन था, ठीक ना। ये था मेरा फर्स्ट ईयर, जब एकदम पहले में जब हम लोग गिनती शुरू करेंगे एकदम पॉपुलेशन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये था बिगिनिंग, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का, और ये था मेरा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये क्या है मेरा बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, और ये एंड मेरा फर्स्ट ईयर। तो इन दोनों केसेस में देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो है इसको तो सेम होना चाहिए, क्या है, इसको तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि देखो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में जो मेरा पॉपुलेशन होना चाहिए, सेकंड ईयर का बिगिनिंग में सेम पॉपुलेशन होना चाहिए, उसमें तो कोई मतलब अलग तो नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले सेम करेंगे, कैसे सेम करेंगे, ये इंटू करेंगे 20, यहाँ पर इंटू करेंगे 21। जैसे इसको इंटू 20 कर दिए तो देखो क्या क्या मेरा वैल्यू चेंज हुआ, तो बिगिनिंग में ये मेरा आ गया 400, ये कितना आया मेरा आया 2 इंटू कर देंगे तो ये मेरा 420, इधर में 21 इंटू करेंगे ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर 240, और इधर कितना होगा 21 इंटू 19, तो 19 2 38 380, और यहाँ पर 19, तो ये मेरा आ गया हमारा यहाँ पर 399, तो यहाँ पर आ गया 399, ठीक है 399। अब देखो बोला क्या गया है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर पॉपुलेशन 47880, ये है पॉपुलेशन, तो 399 इसका जो वैल्यू है वो मेरा है 4788, ये इसका वैल्यू 4788, ठीक है, जीरो तो बाद में भी लगा देंगे, तो लगा दिया जीरो, ठीक है। अब देखो तो 399 है, जैसे इसको हम लोग करेंगे 399 इंटू 1, ये मेरा जगह 399, कितना बचा यहाँ पर 9 गया, कैरी 1, 9 1 10, 7 कैरी 1 798, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला तो 1 आया, फिर देखो जैसे 399 को इंटू 2 कर देंगे तो यही मेरा वैल्यू, तो 20, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 120 से। अब 120 का तो वैल्यू मुझे मिल गया, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या है 120, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन चाहिए। देखो व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो 400 है मेरा पॉपुलेशन, देखा है ना 400, ये है, कैसे इंटू 2 करेंगे 400, तो इसको इंटू 400 कर देंगे, तो 14 to the 48,
तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन्स एज इज 7:4। तो फादर्स एज से सन्स एज ये क्या है, रेशियो है मेरा 7:4। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज 1732। अब बोला गया है ये जो एज है अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो मान लो जैसे यहाँ पर 7 और 4 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या? वो है मेरा HCF, जो मेरा हिडन जो यूनिट होता है, जो मान लो यहाँ पर U है, ठीक है, ये U है क्योंकि जब जब कभी भी हम लोग रेशियो करते हैं जो मेरा कॉमन जो फैक्टर्स है वो कट जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस केस में भी कॉमन फैक्टर जरूर होंगे, हो सकता है, तो इसलिए वो कट गया। तो 7U रेशियो 4U होना चाहिए। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7U और 4U को कितना होगा यहाँ पर देखो, तो क्या हो जाएगा देखो 7 into 4 that is 28, 7 into 4 28U square equals to 1372। तो 7 से काटना शुरू कर देंगे तो 7 4 सा यहाँ पर करेंगे 7, 7 1 जा 7 57, 7 8 जा 56, 7 7 सॉरी 67, तो 7 9 जा 63, तो बचा 42, तो 6 आ गया। तो अब ये मेरा 14U स्क्वायर, तो अल्टीमेट देखो 2U, अगर इसका हम लोग ये निकाल दें रूट कर दें तो 2U इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14, तो U का मेरा मान कितना होगा यहाँ पर, U का मेरा मान यहाँ पर आ जाएगा 7। तो U का मान 7 आ गया। तो इस केस में फादर का मेरा एज क्या है 49, इस केस में सन का मेरा एज क्या है यहाँ पर 28। अब बोला था रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 8 इयर्स होगा, तो 49 प्लस 8 कर देंगे और 28 प्लस 8 कर देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा हो जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 36, 57 36, 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये मेरा 12, ये मेरा आ गया 19, तो 12 19 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। देखिए हमेशा वीडियोस तभी देखिए जब आपको जो कर रहे हैं, जो मैथ्स जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं पूरा करता चला गया और आपको समझ में भी नहीं आया, तो ये ऐसा वीडियोस देख के कोई फायदा नहीं, आपका ही टाइम बर्बाद होगा। वीडियोस उनका ही देखिए जो आपको समझा पाए, भले ही 2-4 मिनट ज्यादा ले, लेकिन आप वो जो क्वेश्चन है उसको आप एकदम समझ पाए हैं, उसके ऊपर जैसा भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे। ये होता है एक वीडियो, ठीक है, और ये होता है एक एजुकेटर का काम। मेरा काम है आपको ये समझाना इस चीज को कि क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आप करना है। ऐसा नहीं कि मैं करता जा रहा हूँ, आप सिर्फ देखेंगे और आप स्किप करते जाएंगे या फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपका काम है इस चीज को समझना कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, और मेरा काम है आपको समझाना कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। पैराग्राफ दिया है यहाँ पर, बोला है इन व्हिच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स टू दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन सी ईयर में मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज किया है, ठीक है। तो यहां से देखो इंक्रीज किया कितना 0.9, फिर यहां से डिक्रीज हुआ, यहां से डिक्रीज हुआ, यहां से इंक्रीज हुआ कितना, ये मेरा है 1.3, यहां से कितना इंक्रीज किया 3, यहाँ पर 3.0, यहां से कितना इंक्रीज किया 1.9। तो हम लोग क्या करें इंक्रीज सेक्शन देखेंगे, यहाँ पर देखो 0.9 और यहाँ पर 9.9 है, तो 0.9 फर्स्ट प्लेस में देखो 0.9, यहाँ पर कितना है 9.9, अगर उठा देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 1/11, तो 1/11% उसमें इंक्रीज किया। इस केस में देखो, इस केस में है 1/3, जो 2016 से 2017 जा रहा है, तो 1.3 by 5.2, ये है मेरा 1/4, तो ऑब्वियसली 25% इस यहाँ पर इंक्रीज किया, 25% इसमें इंक्रीज किया। 1/11 कितना होता है, 1/11 यहाँ पर होता है ऑलमोस्ट 1/11 होता है, ये 9.09, ये होता है 9.09%, और ये होता है 25%, ठीक है। अब इस केस में 3 जा रहा है, तो 6.5, 3.0 6.5, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास आ जाएगा, इट विल लेस देन 50%, लेस देन। अगर देखो 3 से देखा जाए 3 पॉइंट अगर हम लोग 25 ले लेते हैं तो ये हमारा 6.5 आ जाएगा, बिल्कुल 6.5 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट देखो 50% के आसपास ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 9.5 से 1.4 11.4 देखते ये कितना है 1.9, तो 1.9 नीचे क्या है 9.5, तो ये मेरा जाएगा 1/5, तो 1/5 कितना होता है 20%। तो अगर देखा जाए ये जो 50 लेस देन 50%, यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है। तो 17 से 18 तक, तो बोला गया इन व्हिच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स, कौन से ईयर में ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो 2018 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ 2018, तो 9 का मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x plus y minus sin x minus y
और प्लस tan 2z। तो जो इतने भी देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए सारे के सारे फॉर्मुलास हैं। तो फॉर्मूला क्या है cos x और y का, तो cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये तो होगा नहीं, cos x cos y माइनस sin x sin y, देखो यहाँ पर है माइनस sin x माइनस y। तो sin x माइनस y का फॉर्मूला क्या है, sin x cos y, sin x cos y माइनस cos x sin y। तो अगर माइनस करते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y बिल्कुल आ गया। और tan 2z का फॉर्मूला क्या है, तो 2 tan z 1 माइनस tan स्क्वायर z, 2 tan z 1 माइनस tan स्क्वायर z। ठीक है, 2 tan z 1 माइनस tan स्क्वायर z ये आ रहा है, ये आ रहा है बिल्कुल 2 tan z 1 माइनस tan स्क्वायर z। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ अ माइनस सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स सब्टेंड एंगल 45 डिग्री। मान लो ये सर्कल है, बोला गया 45 डिग्री। तो अगर हम लोग इसको चार ऐसे चीज में बांटेंगे तो सारे के सारे कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर इसको दोबारा एक और बांट देंगे ऐसा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला है 45 डिग्री, ये रहा। अब देखो 2 पाई आर, इसको कैसे करेंगे, देखो 2 पाई आर, जो 2 पाई आर है मतलब पूरा का पूरा जो सर्कल है 2 पाई आर, वो मेरा क्या है, वो मेरा 360 डिग्री है। 2 पाई आर है मेरा 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर डिवाइड बाई 360। अगर 45 डिग्री का मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वाला क्या है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए, क्या करना है, इंटू कर देंगे 45 इसमें भी, और इधर भी इंटू करेंगे 45, 45 इंटू कर देंगे, इधर 45 इंटू कर देंगे। तो ये कितना होगा देखो, ये 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 होता है, तो 4 इंटू 8 हो गया। 2 से करेंगे ये मेरा 4 हो गया, 4 हो गया। आर क्या है, आर मेरा 4 यूनिट्स, 4 यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा बचा पाई। तो ये जो पाई है ना, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है पाई, ये वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है ना, ये वाला जो वैल्यू ये है पाई। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिलता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो मिला, लेंथ ऑफ आर्क उसका मेरा वैल्यू है यहाँ पर पाई। लेकिन पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द माइनस सेक्टर, पेरीमीटर पूछा गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क प्लस रेडियस। ये है हमारा रेडियस, ये है रेडियस, तो ये कितना है 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो पाई प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो पाई प्लस 8 कहाँ, ऑप्शन नंबर 3 पे, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फॉलोइंग देखो टेबल्स दिया है कंपनी 2016 से 2020 तक। There was continuous decrease in the production of cars on which type during this period 28 से 2020, 28 से मतलब 18 से 2020 तक, 2020 तक कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है कौन सा कंपनी में। तो देखो 18 से देखेंगे तो 39 25 18 कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे 14 12 8 ये भी कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है बिल्कुल। इसमें देखेंगे 14 25 30 इसमें तो इंक्रीज हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ, तो ये तो हो नहीं रहा। तो कंटिन्यू डिक्रीज किसमें किसमें हुआ है, तो एक तो ए में हुआ है और एक बी में हुआ, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 12 men working 9 hours a day complete a piece of work in 24 days. How many men, yeah, how many days 8 men working for 12 hours a day can complete the same piece of work. तो हमेशा याद रखिएगा कि men, hour, day, ठीक है, और वर्क और वेज, वर्क और वेज ये क्या होता है, ये मेरे होते हैं कांस्टेंट। इनका जो भी वैल्यू आएगा अगर सेम वर्क हो वो मेरा क्या है, कांस्टेंट आएगा। सेम अगर वर्क हो या वर्क में भी अगर मतलब चेंजेस हो तब भी मेन आवर डे मतलब मेन इंटू आवर इंटू डे, और यहाँ पर वर्क और इंटू वेज ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये मैथ्स का एक चैप्टर में है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आएगा। इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए 12 मैन दिया है तो 12 मैन, 12 मैन 12 मैन, 9 hours a day, 9 hours a day, working piece of work in 24 days, 24 days। ठीक है, अब वर्क पे तो कोई यहाँ पर हो नहीं रहा, वर्क पे यहाँ पर कोई हो नहीं रहा, मतलब एक ही सेम वर्क है तो वर्क कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो सेम वर्क सेम पीस ऑफ वर्क चेंज नहीं हो रहा। वेज की बात की नहीं है तो वो मुझे पता नहीं। तो इक्वल्स टू 8 men, 8 men वर्किंग फॉर 12 hours इंटू 12 hours, कितने नंबर ऑफ डेज नहीं पता x, तो वो 12 से 12 कर दिया, 8 से यहाँ पर 3 कट गया, तो x का मेरा मान कितना है, x का 9 इंटू 3 27 डेज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आते हैं एक परसेंटेज में गिवन ग्राफ, सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेवल्स हैं फॉर कंपनी एबीसीडी, नीचे से लेकर ऊपर है। तो स्किल कौन सा है, देखो जो ब्लू वाला है वो स्किल में है,
जो ऑरेंज या येलो में है वो सेमी स्किल्ड है, और जो अनस्किल्ड है वो ग्रे में है। पूछा जाएगा इफ ऑल द कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स नंबर सेम है, देन द कंपनी हैज डैश द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड, कितना हाईएस्ट अनस्किल्ड नंबर कहां पर है, तो बी है, तो कंपनी बी यहां पर होगा। एंड द कंपनी डैश हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, लोएस्ट नंबर कहां है, लोएस्ट नंबर भी देखो बी पे ही है, तो ये भी कंपनी बी होगा। तो ऑप्शन बी कहां पर 3 है, 3 है मेरा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 1/2 liters, मतलब 3/2 liters, 3/2 liters a rupee so as to have a mixture of 15/8 liters a rupee, ठीक है, 15/8 liters a rupee, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है 3/2 लीटर्स, ये कितने में यहाँ पर उसका जो मतलब जो मेन कॉस्ट क्या है वो है 1 रुपी। तो 1 लीटर का मेरा कॉस्ट क्या होगा, तो 1 लीटर का मेरा कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर 2/3, तो 2/3 रुपीज 1 लीटर कॉस्ट होगा। इस केस में देखो 15/8 लीटर का कॉस्ट क्या है यहाँ पर 1 रुपी, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना होना चाहिए यहाँ पर, देखो 8/15, 15 रुपीज, यही होना चाहिए, है ना। हमेशा एक चीज याद है, जब कभी भी हम लोग मिक्सचर या एलिगेशन करेंगे, हमेशा कभी पैसे को समान मत देखना, जो भी उसका सामान है, ठीक है, जो भी उसका सामान, जो भी मतलब मिल्क है, यहाँ पर देखो मिल्क जैसे सामान है, सामान का जो हम लोग जो इक्वल सामान पे हम लोग मतलब इक्वल कैपेसिटी पे हम लोग डील करते हैं मिक्सचर, ठीक है, इक्वल कैपेसिटी पे हम लोग डील करेंगे मिक्सचर या एलिगेशन, हमेशा कैपेसिटी को इक्वल करना होता है, कैपेसिटी, ये दोनों का कैपेसिटी अगर सेम ना हो तो हम लोग ठीक से उसको मिक्सचर में हम लोग मतलब उसका हम लोग यूटिलाइज जो इसका जो टेक्निक है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, और हम लोग मिक्सचर ठीक से फाइंड भी नहीं कर सकते, हम लोग कैपेसिटी सेम करना होगा। ओके, यहाँ पर देखो 1 लीटर यहाँ पर भी आ गया, अब देखो 1 लीटर यहाँ पर भी आ गया। अब देखो मिल्क है, ऐसे लिखते हैं मिल्क, ये है वाटर, ये है मिक्सचर एम्प्टी, ठीक है। मिल्क कितना है यहाँ पर देखो 2/3 है, वाटर का कितना वैल्यू होगा 0 होगा, फोकट में मिलता है, और यहाँ पर मिक्सचर का जो मेरा वैल्यू कितना है वो मेरा है 8/15। अब क्या करना होगा, आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे फ्रैक्शंस होंगे, उसको पहले क्या उसमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, सभी फ्रैक्शन को एलसीएम, एक कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन है कॉमन एलसीएम, यहाँ पर देखो 15 है कॉमन एलसीएम, अगर कुछ और वैल्यू होता तो हमें यहाँ पर एलसीएम ढूंढना पड़ता, फिलहाल यहाँ पर 15 एलसीएम, सबको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 15 15। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मिल्क वाटर एम्प्टी मिक्सचर, मिल्क क्या हो रहा है, 3 से कट गया 5, तो ये मेरा आ गया 10, ये तो आ गया 0, ये 15 कट के यहाँ पर आ गया मेरा 8, ये आ गया 8। अब एलिगेशन लगाते तो ये मेरा हो गया 2, ये मेरा यहाँ पर हो गया यहाँ पर, तो 1/4 मिल्क कितना है यहाँ पर 60 है, तो 4 का मेरा जो यहाँ पर रेशियो है वो कितना है 60, तो 1 का रेशियो क्या है यहाँ पर 15, तो वाटर का मेरा कितना होगा यहाँ पर 15, तो 15 लीटर्स मुझे वाटर ऐड करने होंगे, तभी जो मेरा मिक्सचर है उसको मैं 15/8 लीटर 1 रुपए में मैं बेच सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमेशा कैपेसिटी को, जो भी कैपेसिटी है जिसका वेट होगा कैपेसिटी को, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ना कि पैसे को, ठीक है। चलिए 16 पे जाएंगे, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ओके। तो डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर यह है, तो ये है मेरा हेमिस्फीयर, ऐसा होता है हेमिस्फीयर। तो बोला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो एरिया था कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया और जो मेरा सरफेस एरिया वो सेम होता है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। और एक चीज याद रखें, स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो तो मेरा 4πr², जैसे ही हाफ ऑफ स्फीयर करेंगे हेमिस्फीयर करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 3πr², 3πr²। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही बिल्कुल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होगा और ये एरिया भी हो जाएगा, तो ये मेरा होता सरफेस एरिया। लेकिन पूछा क्या गया यहाँ पर, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा, क्या क्या है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जैसे पूछा जाएगा हमेशा आपको याद रखना, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे सिर्फ मुझे जो ये सरफेस एरिया है, सिर्फ ये जो ये सरफेस एरिया है वही मुझे ढूंढना है, ना कि ये नहीं ढूंढना है, सिर्फ ये सरफेस एरिया मुझे ढूंढना है। तो वो कितना हो जाएगा 4πr² डिवाइड बाय 2 दैट इज 2πr²। तो 2πr², 2 इंटू π22/7 इंटू r², r कितना यहाँ पर, ये मेरा डायमीटर है 21, तो 21/2, तो 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, तो 2 से कटा 2, 2 से कटे यहाँ पर 11, 7 से कट गया यहाँ पर 3, तो 21 इंटू 33, 33 2 से कितना यहाँ पर, तो 6, 33 2 जा 66, फिर 33, तो ये 693। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर,
16 का ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको यहाँ पर बोलता सरफेस एरिया, ना कि कर्व सरफेस, अगर बोलता यहाँ पर सरफेस एरिया, अगर बोलता सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, अगर आपको ये बोलता तो क्या होता, तो मेरा होता 3πr²। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, इसलिए 4πr² डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर k at a rate of r and a half मतलब रूट r for n square. Another bank charges simple interest of l at a rate of r to the power 3/2 for n cube and gives the same interest. दोनों में इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, दोनों में इंटरेस्ट सेम है। तो अगर दोनों में इंटरेस्ट सेम है तो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ k एंड l। अब देखो, मान लो I1 है, I1 इज इक्वल्स टू P1 R1 T1, ठीक है, डिवाइड बाई 100, और I2 इज इक्वल्स टू P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100। अब बोला गया है I1 इक्वल्स टू I2, तो दोनों ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लोग इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल जैसे करेंगे, देखो P1 बाई P2, P1 बाई P2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 T2 बाई R1 T1, यही हो जाएगा। तो P1 कौन सा ले लिया, मान ली K लेते हैं, K है मेरा P1, यहाँ पर करते हैं, तो K है मेरा P1 और L है मेरा P2। तो K का यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, R2 T2 मतलब क्या, R टू दी पावर 3/2 इंटू एन क्यूब होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर R टू दी पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर, यही है। क्या अगर डिवाइड कर देंगे, ये √3 है, अगर देखा जाए 3/2, ये क्या है 1/2, तो रूट क्यूब का स्क्वायर रूट और रूट और यहाँ पर r का स्क्वायर रूट, जैसे अगर मान ले कोई भी एक्सपोनेंट अगर पढ़ा हो तो ये सिंपल हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कट के आ जाएगा यहाँ पर r, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर n, तो ये पूरा का पूरा कर दिया तो Rn/1, Rn/1 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का मेरा 3। अब सिंप्लीफाई आता है, देखो 18 का सिंप्लीफाई, तो ब्रैकेट पहले करना है, ये प्लस है शायद, ये प्लस है, ठीक है, अगर किसको समझ में नहीं आया शायद ये प्लस है, शायद हाँ प्लस ही होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है तो डिवाइड भी हो सकता है, यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आ रहा, ओके देख लेते हैं। तो इस केस में देखो 7 2 यहाँ पर 14 माइनस 5 9, अगर 18 अगर 9 हो तो ये डिवाइड ही मान लेते, 18 इंटू 9, यहाँ पर 5 इंटू 24 डिवाइड बाई 30, 5 इंटू 24 डिवाइड बाई 30, तो 5 6 जा 6 4 जा और 8 से 2 जा, तो 2 इंटू 4 8, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 18 का ऑप्शन नंबर 1, ये डिवाइड है, हाँ ये दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों डिवाइड है, और डिवाइड है दोनों के दोनों, और हम लोग किससे किए, इसको गॉडमास रूल से हम लोग सॉल्व किए, गॉडमास रूल। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 2000 and 20 that are divisible by 8? 8 से डिविजिबल होगा, कौन कितने नंबर्स, ओके। अब देखो 20,000 मतलब 2000 खुद 8 से डिविजिबल है, खुद 8 से डिविजिबल है। लास्ट का 3 डिजिट अगर मान लो तुम्हारा 0 हो या 8 का कोई भी मल्टीपल है तो वो 8 से डिविजिबल है, तो ये तो 0 है, बिल्कुल ये 8 से डिविजिबल है। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट 8 देखेंगे, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है, हम लोग ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, तो 2000 के बाद 2008 मेरा डिविजिबल होगा, 2016 मेरा डिविजिबल होगा, फिर मेरा जाएगा 2024 जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो सिर्फ 1 और 2 जो होगा मेरा वैल्यू है वही मेरा 8 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन मतलब जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेरा 1, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ मर्चेंट सोल्ड 2 रेफ्रिजरेटर ऑफ 10,000 ईच, दोनों रेफ्रिजरेटर जो है वो है 10,000 ईच में सोल्ड किया, सीपी नहीं सोल्ड। One refrigerator is incurred loss of 20% and the other gain of 20%. What is the profit or loss percent on the whole transaction? इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी बोल दूंगा और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर कभी बोले कि एसपी मेरा सेम है, एसपी मेरा क्या है, सेम एसपी है, दोनों केस में एक में प्रॉफिट हो रहा है सेम प्रॉफिट, एक में लॉस हो रहा है सेम लॉस, अब क्या होता है, तब मेरा जो प्रॉफिट परसेंट जो मेरा प्रॉफिट होता है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ही मेरा लॉस निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेट मींस कि इसमें लॉस ही होता है। तो लॉस को कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। यहाँ पर 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400
डिवाइड बाय 100, मतलब 4 का यहाँ पर हो रहा है लॉस, 4% का यहाँ पर हो रहा है लॉस। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। लेकिन मान लेते हैं ऐसे केस में क्या है, मेरा जो प्रॉफिट है उसका जो परसेंटेज है वो अलग है। आप मान लो यहाँ पर जो मेरा लॉस है उसका भी परसेंटेज अलग है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, तो ऐसा एक टेक्निक यहाँ पर देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये है मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा और ये सेकंड प्रोडक्ट होगा। पहले पहले रखेंगे यहाँ पर सीपी रखेंगे यहाँ पर। सीपी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ मान लो, प्रॉफिट यहाँ पर मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 25%, मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है 25% और यहाँ पर लॉस हुआ है 20%। तो आप देखो अलग अलग हो गया, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा यहाँ पर एसपी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो प्रॉफिट पहले 25%, 25% क्या क्या मतलब होता है 1/4। तो 4 था प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट हुआ 1 प्रॉफिट हुआ प्लस का 1, मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 हो गया। आप लॉस यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ मान लो 20%, 20 लॉस हुआ यहाँ पर 20% का लॉस। आप 20% का लॉस हुआ तब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का यहाँ पर मतलब होता है 1/5, 1/5। तो सीपी कितना था 5, एक का लॉस हुआ, ठीक है, और मेरा जो वैल्यू है एसपी मेरा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। एक का लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। अब बोला क्या गया यहाँ पर देखो एसपी सेम, क्या यहाँ पर एसपी सेम है, बिल्कुल नहीं। अब मुझे यहाँ पर एसपी सेम करना होगा, तो इस पूरे इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 4, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 5। अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर देखो 16 प्लस 4 20, यहाँ पर कितना आएगा देखो 25 माइनस 5 20। अल्टीमेटली देखो यहाँ पर एक का मेरा लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। इसमें 16 प्लस 25 41 में, 41 में मेरा 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा लॉस परसेंटेज। समझ में आया? ठीक है। जब आपको अगर आपको क्या, अगर सेम अगर लॉस सेम प्रॉफिट दे दिया गया हो तो आप सिंपली इजी इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। और अगर आपको बोला गया हो कि कभी मतलब एक लॉस हो रहा है, एक अलग आपके परसेंटेज पे प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो मैं आपको वहां पर करके भी दिखा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 2,40,000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, कितना परसेंट इंक्रीज किया? तो 40,000 देखो इंक्रीज किया, किसमें 2 लाख में, 2 लाख में 40,000 इंक्रीज किया। यहाँ पर 3 जीरो कट गया, यहाँ पर 1 जीरो कटा, तो ये 1/5, तो अल्टीमेटली 20% इंक्रीज किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। The capacity of cylinder tank is 8316, radius of its base is 21 centimeter. Find the depth. कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर ऐसा होता है, ये है सिलेंडर, ठीक है, ये है मेरा सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर। ये क्या होता है, ये है मेरा होता है हाइट, ये है मेरा होता है रेडियस आर। और मेरा जो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब देखो तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है यहाँ पर, तो 8316 इक्वल्स टू 8316 इक्वल्स टू वो मेरा हो जाएगा 22/7। रेडियस क्या है मेरा यहाँ पर 21 इंटू 21 इंटू एच क्या है, एच मुझे नहीं पता, जो मुझे फाइंड करना है। ठीक, अब देखो 7 से तो ये कट गया 3, अब ये 819 है, ये देखो 369 है, तो बिल्कुल ये 11 से कटेगा, तो 2 हुआ यहाँ पर, ये कितना हुआ 7 सा 77, तो बचा 77, तो ये हो जाएगा 61, तो 5 सा फिर आ जाएगा 66 6, ठीक है। अगर 20 है यहाँ पर, ये 21 से जाएगा, अगर 756 बिल्कुल जाएगा, 7 से कटाइए 3, 7 से देखो जा रहा है ये 7, 7 से देखो मतलब ये हो जाएगा 1 1, ये मेरा जाएगा 08, अब ये 3 3 9 2 18 है, 18 से क्या ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, देखो 18 18 5 90, 18 6 है, तो ये 18 6 आ गया टोटल। तो एज का मेरा वैल्यू क्या आएगा, एज का मेरा वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। O is the center and the arc PQR subtend an angle 240 डिग्री at O। ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब ये तो है 180, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 250 240 मान लो, ऐसा जाएगा 240। पी क्यू आर सस्टेन एंगल 240 एट हो, तो ये पी, ये क्यू, ये आर। पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू ए, पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू ए, देन एंगल ए क्यू आर इज ए क्यू आर, पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू ए, मान लो ऐसा कुछ है, पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू ए, ये रहा,
अब बोला गया ये क्या होगा, ए क्यू आर, ये कितना होगा, ये पूछा गया है ये कितना होगा। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू पता है, ये कितना है 240। अगर ये 240 होता है तो ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 120। कोई भी आर्क पे अगर आउटसाइड वाला जो होता है वो मेरा 120 होता है, तो ऑब्वियसली जो मेरा पेरीमीटर पे होगा वो उसका हाफ होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 60। ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 60। अब ये है 60 और ये क्या है, ये मेरा एक्सटेंडेड एंगल, मतलब टोटल हो जाएगा 180, तो ये 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स, एक्स का मतलब एंगल ए क्यू आर शुड बी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए क्यू आर कितना आएगा यहाँ पर, इससे एंगल ए क्यू आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया? आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। In a group of 250 persons, 40 persons are male, 60 persons are female. If 30 more females join the group, then what will the percentage of females in the new group? Okay, ठीक है। तो 250 में 40 और 60 है, तो 250 में 40 है मेल, 4 है मेल, 6 है फीमेल। ठीक है, 4 है मेल, 6 है फीमेल। 40% मतलब 4, मतलब 40% तो 4 और 6 से भी हम लोग कर सकते हैं, परसेंटेज भी कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। तो देखो 40% 60%, इसका मतलब क्या, टोटल है मेरा 100%। 100% का वैल्यू कितना है 250, तो 10% का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 10% का वैल्यू यहाँ पर आएगा 25। तो 40 का वैल्यू यहाँ पर कितना आता है 100, 60 का वैल्यू यहाँ पर आएगा 150। ठीक है, 30 मोर फीमेल्स ज्वाइन द ग्रुप, तो प्लस 30 आ गया। अब मेरा क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर 180, ये मेरा क्या आ गया 100। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन द ग्रुप, कितना परसेंट फीमेल है, तो 180 फीमेल है। टोटल कितना है, टोटल मेरा यहाँ पर 280, 280 इंटू 100, ये हो जाएगा, यही होगा। देखो ये काटते हैं ऐसे, तो ये तो देखो अगर काटेंगे 2 से तो ये मेरा हो जाएगा 9, 2 से करेंगे ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 14, 9/14। तो 1/14 अगर देखा जाए, 1/14 क्या होता है, 1/14 यहाँ पर होता है 7, 1/7। 1/14 यहाँ पर होता है 7, 1/7। तो 9/14 के कितना जाएगा यहाँ पर, 9 7 63, तो 63 9/7, 63 9/7, तो एक और जाएगा मतलब 64 पॉइंट समथिंग जाएगा, 64 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? ठीक, तो 24 का 4। अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स, अ डजन पेयर मतलब 12 पेयर, 12 पेयर ऑफ ग्लव्स का वैल्यू कितना है 180 है। आर अवेलेबल डिस्काउंट ऑफ 10%, हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 54। 54 में कितना पेयर आ सकता है, देखो 10% डिस्काउंट तो दे रहा है, तो 54 में कितना हो सकता है। ठीक है, अगर 10% डिस्काउंट दे दे, 10% डिस्काउंट दे दे तो कितना होगा, 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पर 18 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा, 18 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 162। तो 12 पेयर का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है यहाँ पर 162। ठीक है, 162। तो अगर देखो 162 हो रहा है, ये 4 से करते हैं, तो 3, 2 से करते हैं, 2 से करते हैं मान लो यहाँ पर, तो 6 और यहाँ पर करते हैं यहाँ पर 81, 3 से करते हैं ये हो रहा 2, 3 से करते हैं ये हो रहा 27। तो 2 पेयर का जो वैल्यू है वो मेरा कितना निकला 27। कितना मुझे बोले 54 बोला है, कितना बोला है 54। तो 27 का कितना होता है 54, तो 2 टाइम्स होता है 54, तो 2 पेयर का इंटू 2 टाइम्स हमारा 4 पेयर हो जाएगा। तो 54 में मुझे 4 पेयर ऑफ ग्लव्स मिल जाएंगे, 4 पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं। अगर आपने सॉल्व कर चुके हैं, मतलब वीडियो देख देख कर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको आंसर भी मिलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि 18 मिनट में पूरा का पूरा पेपर ही कंप्लीट कर दो और बाकी जो भी व्यूअर्स है उसको समझ में नहीं आया कि कैसे करना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको व्यूअर्स को भी समझाना भी होता है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आपको व्यूअर्स को भी समझना होता है कि कैसे करते हैं, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, और आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में भी बताना होता है। तो ठीक है, देखिए मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपका काम है इस चीज को रिवाइज करना, मुझे सब्सक्राइब करना, और जो हमारे वीडियोस जो भी हमारे जो पेपर्स है जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई क्वेश्चन पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, कोई क्वेश्चन जो आपका जो एक लेवल है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए, आप अपना जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी करें, एसएससी सीएचएस हो, सीजीएल हो, रेलवेज हो, आपका जो भी कंपटीशन होगा जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे वो जरूर सफल होगा। आप
क्वांट्स में एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर करते रहिए।